नस मिलने ना। लाइट जलाऊं? नस मिलने। लाइट तो जला दो एक आधा और तो उसे देखना जरा उसे दिखाना देखो बड़ी ये इधर कर दो यहीं से लोग आगे। पीछे से जाने जलाऊं? लाइट बंद कर दो जरा मुट्ठा खोल पहले अब बंद कर बंद करो मुट्ठी टाइट। जैसे ब्लड की कमी होती है वो भी पता चल जाएगा इसमें। कितना निकालोगे? ये तो पूरी निकाल लो अच्छा अभी से कुछ करना है ना कुछ बंद दबा कर रखो एक मिनट ये मेरी चूड़ी नीचे करती हूँ। ब्लड को तो क्यों करती भी है ये इनको भी पता चल जाना क्या क्या है। वो भी इसी में हो जाती है। हाँ सारी जात किडनी लीवर सब की आ जाएगी ना सारी। हां सारे आ जाएगी लीवर वीवर जितनी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। लेकिन आज मैं अच्छी नहीं हूँ। मुझे 2-3 दिन से ना थोड़ा सा तबीयत थोड़ा डाउन लग रही है। तो लेकिन मेरी ना एक आदत है कि मैं हमेशा ना अगर मेरी तबीयत ख़राब भी होती है तो मैं हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, थोड़ा कोशिश करती हूँ। क्योंकि घर में जो और लोग होते हैं ना वो भी हमें चुपचाप शांत देख के परेशान होते हैं। तो अगर हंसते मुस्कुराते रहते हैं, एक तो अपने अंदर ना एक अच्छी जो पॉजिटिव वाइब्स आती है ना वो आती रहती है। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है ना ये हमारे माइंड से ही होती हैं। अगर हमें थोड़ा सा कुछ भी हो जाता है और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, अलग कहीं अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, तो वो चीज़ें ना बढ़ती चली जाती है। और अगर सबके बीच में बैठ के हम हंसना बोलना और अकेले में भी अगर हैं तो हल्का सा मुस्कुराते रहते हैं तो उससे ना थोड़ा माइंड चेंज रहता है। और इसी वजह से ना फिर हम अपने अंदर थोड़ा खुशी महसूस करते हैं। और एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो बीमार भी होता है, उसे फीवर हो रहा है, खांसी जुकाम कुछ भी उसको हो रहा है और कितनी भी बड़ी बीमारी हो रही है, लेकिन वो उसके बारे में ना सोचता नहीं है क्योंकि उसे कुछ पता नहीं होता। और इसीलिए वो खेलता भी है, हंसता भी है, बोलता भी है, सब कुछ करता है। और अगर हमें कुछ हो जाता है तो हम हर वक्त ना हमारा फोकस उसी चीज़ पे रहता है कि आज हमारा बीपी डाउन हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, या मुझे शुगर है, या मुझे थायराइड है। जो भी चीज़ें, जो भी बीमारी हमें होती है उस पर ही हमारा फोकस लगा रहता है। तो इसलिए वो चीज़ ना और बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती। तो अगर हम थोड़ा सा अपने आप को हंसी खुशी थोड़ा सा ऐसा करते हैं ना तो उससे माइंड भी थोड़ा रिलैक्स रहता है और अपने आप को ना एक हैप्पी सा फील होता है। तो इसलिए अगर मेरी तबीयत भी ख़राब होती है ना तो मैं हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, उससे मुझे ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। और अगर मैं चुपचाप शांत हो जाऊँ ना तो सच बताऊँ वो बीमारी ना ऐसा लगता है पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी मुझे हो गई है। और घर में भी सब शांत हो जाते हैं और बच्चे भी चुप चुप से रहते हैं। और जब मैं हंसती मुस्कुराती रहती हूँ तो बच्चे भी खुश रहते हैं। और जब मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो मैं अपने घर के काम किस तरह से करती हूँ वो व्लॉग में आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। तो जैसे मैं सुबह उठी थी, सुबह उठ के वही पानी पीना, उसके बाद फ्रेशनेस होके मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज की जिससे कि बॉडी में ना थोड़ी सी एनर्जी बनी रहे। हिम्मत तो मेरी नहीं हो रही थी, मेरा मन भी नहीं था एक्सरसाइज करने का, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज करने के बाद सीधा मैं पहले नहाई और मैंने सोचा पोछा बाद में लगाऊंगी क्योंकि नहा के भी ना अच्छा सा महसूस होता है, फ्रेश सा फील होता है और काम करने का भी मन होता है। तो मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, पोछा उसके बाद लगाऊंगी। तो उसके बाद लगाया मैंने पोछा और उसके बाद पूजा वगैरह की। और पूजा में भी थोड़ी सी हेल्प सूर्य ने भी की थी, जैसे मंदिर साफ़ कर दिया था और पूजा की थाली वगैरह साफ़ कर दी थी। इतने मैंने कान्हा जी नहलाए थे।
तो इतने उसने वो काम कर दिया तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो गई। और उसके बाद सीधा बस मैं गई किचन में जो खाने पीने का है ना वो सारा कुछ पहले किया, सब्जी बनाई और आटा लगा के रखा। और उसके बाद वो जो टेस्ट करने के ब्लड टेस्ट करने के लिए भैया आ गए थे, फिर वो ब्लड टेस्ट कराया क्योंकि पतिदेव बोल रहे थे कि ब्लड टेस्ट करा लो, उससे ना हमारी बॉडी का पता चल जाता है किस चीज़ की हमारे अंदर कमी आ रही है, तो उसकी फिर पूर्ति हो जाती है। क्योंकि हमें जब पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट के बिना तो कुछ भी पता नहीं चलता। डॉक्टर क्या थोड़ा सा दवाई दे देंगे तो उससे हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, काम करने लग जाएंगे। तो थोड़ा ब्लड टेस्ट हो जाता है ना, तो उससे पता चल जाता है कि किस चीज़ की हमारे अंदर कमी आ रही है। और वैसे भी जब एक बार पहले ब्लड टेस्ट हुआ था तो उसमें पता चल गया था विटामिन डी की और B12 की मेरे अंदर कमी थी। क्योंकि एक खाने पीने का भी जो होता है ना, वो मेरा रूटीन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो रूटीन मेरा सही नहीं होता, क्योंकि मैं काम के चक्कर में ना अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती। और ये मेरे साथ नहीं, हर लेडीज़ के साथ ही होता है। और ये मुझे पता भी चल जाता है कि अब मैं अपना ध्यान नहीं रख रही हूँ, अब अपनी बॉडी में ना कुछ होने वाला है। और होता ही है, जब हम कुछ खाएंगे पिएंगे सही से नहीं तो बॉडी में प्रॉब्लम तो हो गई। और सुबह इतनी ज़्यादा मैं मेहनत भी कर लेती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, तो मेहनत भी काफ़ी हो जाती है। और उसके अकॉर्डिंग फिर खाने का अपना ध्यान नहीं रखती हूँ तो प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ बॉडी में होगी। और मैं ये सोचती हूँ, जब मैं खुद इतना ध्यान रखती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ और मुझे भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। क्योंकि कुछ तो आजकल के जो खान पीन हो गए हैं वो ऐसे हो गए हैं केमिकल वाले। और मतलब साग सब्जियां, कुछ भी फल फ्रूट, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बिना केमिकल के तैयार हो रहा है। सभी चीज़ में केमिकल हो गया है। और बिना दवाई डले, बिना स्प्रे किए तो कोई भी साग सब्जी तैयार नहीं होती है। ये एक सबसे बड़ा कारण है हमारे बीमार पड़ने का। नहीं तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और डेली अपना वर्कआउट कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि खाने पीने की कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है, उसके अंदर दवाइयाँ हैं और वो हमारे अंदर जा रही है और वो हमें प्रॉब्लम कर रही है। और मैं तो ये सोचती हूँ, मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ तो शायद इसीलिए ऐसा होता है कि मैं दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खाती हूँ। क्योंकि मैं अपने आसपास में भी देखती हूँ, कोई किसी चीज़ की दवाई खा रहा है, कोई किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो सभी ना दवाइयों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं और बहुत परेशान रहते हैं कि हमें ये दवाई खानी पड़ रही है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि सुबह अपना एक्सरसाइज ज़रूर रखो। क्योंकि मेरे अंदर B12 विटामिन डी की कमी है और काफ़ी टाइम से है, लेकिन मैंने एक भी गोली किसी चीज़ की नहीं खाई है। क्योंकि गोली खाने से ये होता है, जब तक हम गोलियां खा रहे हैं तब तक तो ठीक महसूस करते हैं, और जब दवाइयां छोड़ देते हैं ना, उसके बाद फिर ऐसे कैसे हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे दवाई खाना ठीक नहीं लगा। मैंने सोचा धूप में बैठूंगी, सुबह सुबह की धूप लूँगी, विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। और जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं और जिन चीज़ों में B12 ज़्यादा है वो ज़्यादा खाऊंगी तो B12 की भी पूर्ति हो जाएगी। जैसे अभी सुबह मैंने सलाद खाया था, सलाद में मैंने चुकंदर काटा था, तो चुकंदर में भी B12 पाया जाता है, गन्ने के रस में पाया जाता है। जैसे अब गर्मी आ रही है तो गन्ने का रस पियेंगे, उसमें भी पाया जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उनसे ही हम अपनी पूर्ति कर लेंगे। क्योंकि गोलियां ना हमारे अंदर वैसे भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट करती हैं, तो मैंने सोचा दवाइयाँ नहीं खाती हूँ। और अब जो रिपोर्ट आएगी बाकी उसमें पता चलेगा कितना B12 आएगा, कितना विटामिन डी आएगा। वैसे सभी चीज़ों का बोल रहे थे कि सभी चीज़ों का टेस्ट हो जाएगा, तो चलो देखते हैं क्या होता है। वो आगे व्लॉग में आपको बताऊंगी कि रिपोर्ट कैसी आई है। और अभी मैं ये वाला रूम साफ़ कर रही थी। रूम मैंने पहले आपको दिखाया था कितना फैला फैला रूम हो रहा था, और इस पर ना एक कंबल ही बिछा रखा था क्योंकि जब से सर्दी थी तो कंबल बिछा रखा था। मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया तो इसमें थोड़ा गर्मी लगने लगी है, तो ये उतार दिया है मैंने और इस पर बेडशीट लगा दी है। और जो सिलाई मशीन रखी हुई थी वो दूसरी तरफ सेट करके लगा दिया, और ड्रेसिंग टेबल की साइड और ड्रेसिंग टेबल कोलिन वगैरह लगा के सारा साफ़ कर दिया है। तो ये रूम आज मैंने अच्छे से साफ़ किया है। मतलब कई दिन से ना मुझे ऐसा हो रहा था कि ये रूम ना सही से साफ़ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सभी ना इसी रूम में जाता रहते हैं। ये रूम थोड़ा सा गेट के पास ही पड़ता है और किचन के भी पास पड़ता है, तो इसलिए किचन में भी अगर मैं कुछ बनाती हुई होती हूँ तो यहीं पे पास के पास देती रहती हूँ, तो इसलिए ज़्यादातर सब इसी रूम में रहते हैं। और यहाँ पे अब मैं कपड़े रख के आई हूँ ऊपर धुलने के लिए, जो कि कपड़े मैं हाथ से धुलूँगी। और सभी की सॉक्स इकट्ठी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी ना इधर उधर डाल देते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं निकाल के, तो वो टेबल के नीचे कोई कहीं मिलती है, तो वो सॉक्स सारी लेके आई हूँ मैं ऊपर, सारी सॉक्स धुलूँगी। और सॉक्स भी ना कई दिन से धुली नहीं गई हैं। जैसे कि सॉक्स ना ज़्यादातर मैं हाथ से ही धुलती हूँ, साबुन लगा के, और तब उनको धुलती हूँ क्योंकि वो फिर अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। कुछ सॉक्स वाइट कलर की होती हैं तो वो जल्दी से ऐसे साफ़ नहीं होती। और अब ऊपर आके पहले मैंने गेहूं डाल दिया पीसने के लिए, और यहाँ पे धुलाई कर लूँगी। यहाँ मैं कपड़े धुलती रहूँगी और उधर हमारा आटा भी पीसता रहेगा। तो ये इजी वाले कपड़े हैं जो कि मैं सारे ऊपर लेके आ गई हूँ। और ये कपड़े ना मैं डेली नहीं धुलती हूँ, जैसे कि डेली धुलते हैं इजी वाले, वो मैं डेली नहीं धुलती, 2-3 दिन के इकट्ठे करती हूँ और फिर एक साथ सारे धुल देती हूँ।
और सॉक्स भी सारी इकट्ठी करके 2-3 दिन की और उनको धुल देती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े मैं भिगो के रख दूँगी। और आपका जो कमर के दर्द के लिए जो कमेंट था कि दीदी आप क्या परहेज़ करती हैं कमर के दर्द में, वो बताना। तो कमर के दर्द में जो परहेज़ होता है, एक तो वज़न उठाने वाला परहेज़ होता है, जैसे झुक के और तब हम वज़न उठाते हैं तो उससे हमारी कमर पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है और उससे ही कमर का जो दर्द होता है ना वो ज़्यादा बढ़ भी जाता है। अब से 4 साल पहले जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी कमर वाली, तो तब तो मैं नीचे भी नहीं बैठ पाती थी और नीचे झुक भी नहीं पाती थी। बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन एक्सरसाइज़ कर के मैंने इसको ना इतना ठीक कर लिया है कि अब मैं नीचे बैठ के, अब जैसे कपड़े धुल रही हूँ ऐसे मैं नहीं बैठ पाती थी और अब मैं ऐसे बैठती भी हूँ। अब तो मैं नीचे वैसे भी बैठ जाती हूँ, नीचे बैठ के खाना भी खा लेती हूँ। नहीं तो नीचे बैठने के लिए तो ना बिल्कुल मना कर दिया था डॉक्टर ने। लेकिन धीरे धीरे ना सब कुछ ठीक हो गया है, जैसे जैसे मैंने एक्सरसाइज़ की और एक्सरसाइज़ पे ना मैंने पूरा ध्यान दिया है। मतलब दिन में 3-3 टाइम भी मैंने एक्सरसाइज़ की है। जिस टाइम ये ज़्यादा था, मुझे प्रॉब्लम हुई थी, उस टाइम तो मैं 3-3 बार दिन में एक्सरसाइज़ करती थी। और एक्सरसाइज़ की वीडियो मैंने डाली हुई हैं, कमर के बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं क्योंकि वो चीज़ ना मेरे ऊपर बीती हुई है और जिस दर्द से, जिस बीमारी से हम गुजरे हुए होते हैं ना, उसका ही हमें ज़्यादा पता होता है। और कमर का दर्द ना सच बताऊँ इतना भयंकर वाला होता है कि ये पैरों में भी आने लगता है और पैरों में भी प्रॉब्लम बनने लगती है। तो इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिलता है ना वो एक्सरसाइज से ही मिलता है। डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं वो केवल हमारी नसों में, मांसपेशियों में जो पावर आती है उससे थोड़ा हमें रिलैक्स तो हो जाता है, लेकिन दर्द ख़त्म नहीं होता। और अगर आप एक्सरसाइज डेली करेंगे तो सच बताऊँ आप इस दर्द को ना बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि मुझे तो उस टाइम चलने में भी प्रॉब्लम होती थी और अब आप मेरे व्लॉग देखते हैं, मैं दौड़ती भी हूँ, रनिंग भी करती हूँ और तेज़-तेज़ चलती भी हूँ और अपने घर का सारा काम भी करती हूँ। लेकिन ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मैं डरती ज़रूर हूँ क्योंकि इसका जो दर्द होता है ना वो बहुत ही भयंकर होता है, उसे मैं समझ सकती हूँ। और इसीलिए मैं अपने डेली रूटीन में अपनी जो कमर की एक्सरसाइज़ है ना वो डेली रूटीन में रखती हूँ। और अब तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है, जैसे जल्दबाजी किसी काम की होती है तो कभी-कभी कमर की एक्सरसाइज छूट जाती है क्योंकि अब मैं ठीक हूँ। और जब मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा थी उस टाइम तो मैं मतलब दिन में 2-2 3-3 बार करती थी और आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह खाना खाने से पहले और शाम को खाना खाने से पहले। अरे जब कमर दर्द की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, 2-4 दिन के लिए। उसके बाद ना कमर हल्की हल्की सी महसूस होती है और दर्द भी नहीं रहता है, धीरे धीरे होके ना दर्द खत्म हो जाता है। और अब यहाँ पे कपड़े मेरे सारे धुल गए हैं और जो साबुन से धुले हैं वो भी और जो ईजी में धुले हैं वो भी। जो ऊपर ऊपर के होते हैं ना वो मैं कंफर्ट में डाल दूंगी। इस बाल्टी में मैंने कंफर्ट डाल दिया था और ये ऊपर जो मशीन रखी है ना इसी के अंदर मैं इनको सुखा दूंगी। नीचे नहीं लेके जाती हूँ, जो ऊपर के कपड़े होते हैं ऊपर धुलती हूँ ना उन्हें यहीं पे सुखा देती हूँ। और इस मशीन में वैसे मैं कपड़े वगैरह नहीं धुलती हूँ, इसमें बस पोचे और जो डोर मैट होती है वो धुलती हूँ और जो कपड़े सुखाने का काम होता है ना वो ये करती रहती है क्योंकि इसमें ज़्यादा काम नहीं होता है। ये इसकी जो बॉडी है ना वो हिलती बहुत ज़्यादा है, बहुत पुरानी ये मशीन हो गई है तो इसको इसलिए मैंने ऊपर ही रख रखा है कि ये थोड़े काम मेरे ना करती रहती है। और आपका एक कमेंट था कि दीदी किचन में आप किस तरह से जो मसाले वगैरह होते हैं वो कैसे कैसे रखते हो, कौन से डब्बे में रखते हो, तो वो सब भी दिखाना। और जो आपकी मसालादानी है उसके अंदर जो कटोरियाँ हैं तो वो कांच की हैं क्या? तो वो कांच की नहीं है, वो मोटी सी एक फाइबर है उसकी बनी हुई हैं। और जो स्टील की इसके अंदर कटोरियाँ होती है ना वो बहुत जल्दी फट जाती हैं। पहले मेरे पास वही थी लेकिन उसकी कटोरियाँ ना बहुत जल्दी तिड़क गई थी तो इसलिए वो मैंने हटा दी और ये वाली फिर ली थी। क्योंकि किचन में कोई भी बर्तन ना तिड़का हुआ नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो अपशकुन होता है और अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसलिए वो मैंने हटा के फिर ये वाली ले ली थी। और किचन में जो राशन का सामान रखती हूँ वो कैसे कहाँ रखती हूँ वो सब आपको आगे व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि अब कुछ टाइम में मैं किचन की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ तो मैंने सोचा तभी आपको दिखाऊंगी। और आप ये भी पूछ रहे थे कि दीदी आप दिन में सोते हो क्या? तो कभी मुझे टाइम मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है क्योंकि काम ख़त्म करने के बाद ना मैं वीडियो एडिट करती हूँ और वीडियो एडिट करने में ना इतना टाइम लग जाता है कि 3-4 घंटे ना लग जाते हैं। और उसके बाद फिर सोने का टाइम नहीं रहता है क्योंकि शाम का जो काम का टाइम होता है ना वो भी मेरा जल्दी शुरू हो जाता है, 5 बजे से अपना काम शुरू कर देती हूँ। तो फिर इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं दिन में सो लूँ। लेकिन हाँ ऐसा होता है हम रात में जल्दी सो जाते हैं, 10 साढ़े 10 बजे तक मैं सारा काम ख़त्म करके अपने रूम में पहुंच जाती हूँ और बस वही थोड़ा बहुत टाइम और लगता है, जैसे वीडियो का कुछ काम होता है तो कर लेती हूँ, नहीं तो उसके बाद मैं सो जाती हूँ। और अब यहाँ पे आटा भी पिस गया है और ये ब्रुश लेके ना मैं इसके अंदर से आटा निकाल लेती हूँ क्योंकि जो बचा हुआ रुका हुआ जो आटा होता है ना
तो उसमें छोटी छोटी सी ना गिंडार हो जाती है, तो इसलिए अंदर तक से मैं इसको साफ़ कर लूँगी और बाहर से भी साफ़ कर दूँगी। और अब जैसे गर्मियाँ आएंगी ना, तो गर्मियों में किस तरह का आटा हम खाते हैं और जो आटा मैं तैयार करती हूँ ना, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे चक्की को पूरा मैंने साफ़ कर दिया है और अब इसका कवर भी मैं इस पे लगा के रख दूँगी। और इस चक्की के लिए भी ना आपके बहुत सारे कमेंट होते हैं कि दीदी ये कहाँ से ली, कितने की ली। तो अब तो इसे कई साल हो गए हैं आए हुए, और ये हमने अपने पास से ही यही मार्केट से ली थी। और ये ना हर जगह मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं मिलती है, हर जगह मिल जाती है। और अभी टाइम हुआ है 12:01 का और मैं यहाँ पे अपना खाना लेके ऊपर आ गई हूँ। और डेली जो मेरा काम ख़त्म होता है ना, वो 11:30 तक हो जाता है, लेकिन आज मैं आधा घंटा लेट हूँ। क्योंकि जब तबीयत थोड़ा डाउन होती है ना, तो काम इस तरह से नहीं हो पाता है, काम भी थोड़ा धीमे धीमे ही होता है। और यहाँ पे बैठ के ना मतलब खाना खाना, बैठना, लेटना यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर थोड़ा खुला खुला दिखाई देता है छत पे। और चिड़िया इतनी ज़्यादा बोलती रहती हैं पौधों में, पौधे लगे हुए हैं ना ऊपर, तो चिड़िया बोलती रहती है। और अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसलिए मैंने बाहर बैठ के खाना नहीं खाया, नहीं तो मैं बाहर ही बैठ के खाना खाती हूँ। और जैसे कपड़े धुले थे तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा यहीं पे बैठ के खा लेती हूँ अंदर। यहाँ पे धूप भी रहती है, छाँव भी रहती है। और आप मट्ठे के लिए पूछ रहे थे कि दीदी मट्ठा क्या होता है, मक्खन क्या होता है। तो मट्ठा, मक्खन, वो सब व्लॉग में मैं आपको ज़्यादातर दिखाती रहती हूँ कि मैं किस तरह से तैयार करती हूँ। और अब वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।